Hello, good evening everyone. So in the previous lecture we have completed our ANS topic. Now we are moving towards the next unit, that is diuretics. डायूरेटिक्स. ओके, सो सबसे पहले जब बात करते हैं तो किडनी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, किडनी क्या है? मेन एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है या मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा. ओके, सो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? सो इसके फंक्शंस हैं, ये कंट्रोल करता है किसको? हर को. कंट्रोल करता है किसको? HER, हर. ठीक है, HER, दैट इज हार्मोन रेगुलेशन, एक्सक्रीशन. ठीक है, हार्मोन रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस. ओके, वाटर. ठीक है, एसिड एंड बेस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है. ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है. नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. ठीक है, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट हार्मोन रेगुलेशन. सो इन दिस वी हैव इट रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ रेनिन, secretion of renin, erythropoietin, ठीक है, क्या क्या? रेनिन, एरेथ्रोपोइटिन एंड फाइनली विटामिन डी के, विटामिन डी को भी रेगुलेट करता है. ठीक है, विटामिन डी के क्या रहता है? एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, एक्टिवेशन को कंट्रोल करता है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी. सो किडनी के फंक्शंस क्या हैं? हर को कंट्रोल करना, HER. और भी काफी फंक्शंस होते हैं, लेकिन डायूरेटिक्स से जो रिलेटेड हमको नॉलेज होना चाहिए उसमें ये 3 फंक्शंस के बारे में जानना चाहिए हमको. ठीक है, उसके बाद बात करें मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, सो क्या होता है कि ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन से स्टार्ट होता है. किससे स्टार्ट होता है? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन से. ठीक है, और अमाउंट ऑफ यूरिन जो मतलब फिल्टर होता है. ठीक है, अब वॉल्यूम जो फिल्टर्ड होता है, वॉल्यूम फिल्टर्ड. ठीक है, वॉल्यूम फिल्टर्ड इज 180 लीटर पर डे. ठीक है, 180 लीटर पर डे, जिसमें से क्या होता है? ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में 99.9%, 99.9% या कहा जाए कि 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, ये TR क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं. सो 99% क्या होता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, बचा कितना? 1%. तो अप्रोक्सीमेटली कितना? 1.8 या कहा जाए 1 to 1.5 लीटर पर
डे क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, 99% रीएब्जॉर्ब होता है। ये अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इतना अमाउंट कैसे रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ कहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ डायूरेटिक्स। Okay, so now moving on forward. Okay, so let us understand the concept of reabsorption or movement of ions and the site of action of different drugs on the nephron. This is PCT. This is descending loop of Henle, which is going on towards the thick ascending loop of Henle. ठीक है, thick ascending loop of Henle, and now it is moving forward and joining the or becoming the part of distal convoluted tubule. ठीक है, distal convoluted tubule which is moving forward to become the part of collecting duct. So this is the whole structure of nephron. There are 1 million nephrons. And these are structural, कितने 1 million nephrons present रहते हैं, and these are structural and functional unit. Structural and functional unit of kidney. Functional. Okay, structural and functional unit of kidney. ये क्या है हमारा ग्लोमेरुलर, ये क्या आया एफरेंट आर्टेरियोल आया, ये कैपिलरी मैशवर्क फॉर्म किया इसने। ठीक है, और ये क्या गया हमारा ईफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल और ईफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे एक्शन होता है। तो सबसे पहला जो एक्शन रहता है वो होता है यहाँ पे साइट 1 पे। कहाँ पे, साइट 1 पे, साइट 1 पे। अब बात करते हैं पहले बारे में साइट 1 की, साइट 1 की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सबसे पहले किडनी से मतलब ग्लोमेरुलस से क्या हुआ कि वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल और जितना भी अमाउंट है सब फिल्टर हो जाता है। व्हाई? बिकॉज इट हैव परफोरेशंस। क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस में परफोरेशंस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो मतलब लिक्विड आता है सबसे पहले वो कैसा रहता है, आइसोटोनिक। कैसा रहता है, आइसोटोनिक। कैसा रहता है, आइसोटोनिक। इसके बाद क्या होता है कि इसमें से ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम आयंस का। ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम आयंस का। नाइन्टी 99% रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो वो हमको दिखाना भी तो पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सो इसी मैकेनिज्म को बेसिक समझने के लिए हम लोग इसको
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, दूसरी बात कौन कौन से साइट पे कौन सी टाइप ऑफ ड्रग्स एक्ट करती हैं, अभी उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। सो सोडियम का क्या होता है, एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एक्टिव प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ अलंग विथ सोडियम क्लोराइड इज पैसिवली एब्जॉर्ब्ड, क्लोराइड जो रहता है वो भी कैसा आता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है उसका। क्लोराइड का भी क्या होता है, पैसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ओके सो क्या हुआ यहां पे कि सबसे पहले क्या होता है, सोडियम का ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सोडियम का ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है एक्टिवली। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है, पोटेशियम का क्लोराइड का क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोराइड का ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सो आफ्टर दैट क्या होता है कि पोटेशियम एब्जॉर्ब होगा, पोटेशियम आयन जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है पोटेशियम का, वापस से एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, पोटेशियम आयन एब्जॉर्ब होगा। इसके साथ साथ क्या होता है, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, ये भी साथ में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, इनको अगर जनरलाइज्ड कहा जाए तो मिनरल एसिड्स भी कह सकते हैं। सो अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, साइट 1 का, जो कि पीसीटी में कंप्राइज हो रहा है। ये पूरा कहां चल रहा है, अभी तक पीसीटी में चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, साइट 1 से जब ये फ्लूइड आया तो ये पहले क्या था, आइसोटॉनिक, फिर जब ये नीचे आता गया तो ये कैसा हो गया, हाइपोटॉनिक। कैसा हो गया, हाइपोटॉनिक। ऐसा क्यों, वाई, बिकॉज जब ये यहां पे आता है, क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जब आता है ये। ठीक है, सो यहां पे क्या होता है कि देयर इज, मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज नॉट परमिएबल टू सोडियम आयंस। ठीक है, एंड अमाइनो एसिड्स, किसी को परमिएबल नहीं रहता, बट इट इज ओनली परमिएबल और हाईली परमिएबल टू वाटर, हाईली परमिएबल टू वाटर। इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारा अभी तक फिल्टरेट आ रहा था वो आइसोटॉनिक की जगह क्या हो जाता है, हाइपोटॉनिक हो जाता है। ठीक है, सो इट इज हाईली परमिएबल टू वाटर, हाईली परमिएबल। ठीक है, हाईली परमिएबल टू वाटर। अब साइट 1 की जब बात करेंगे हम लोग, तो साइट 1 में क्या क्या रहता है हमारा, क्या क्या कंप्राइज करता है साइट 1 में, सबसे पहले तो आ जाता है पीसीटी अलंग विथ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आ जाता है। ठीक है, सो क्या हो गया, पीसीटी आ गया और क्या आ गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और यहां पे ट्रांसपोर्टर कौन सा आता है, सोडियम, सोडियम एंड हाइड्रोजन एंटीपोर्ट। अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे, सोडियम एंड हाइड्रोजन एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर आ जाता है। ठीक है, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर। और इसको मैनेज कौन करता है, मेंटेन कौन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कौन मैनेज करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो यहां जो साइट 1 पे एक्शन होगा वो किसका होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। साइट 1 पे एक्शन किसका होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज करेंगे हम लोग साइट 1 पे बेसिकली। ठीक है, तो इतना होने के बाद क्या हुआ, जब ये हाइपोटोनिक हो गया तो
ठीक है। अब ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक होने के बाद फिर ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। कैसा होता है, आइसोटोन होता है। ठीक है, आइसोटोनिक हो जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक हो जाता है। तो यहां पे क्या आता है हमारा, साइट 2, साइट 2। और साइट 2 के अंदर क्या आता है, साइट 2 के अंदर आता है ठीक है। तो आइसोटोनिक बनाने के लिए, अब हाइपोटोनिक फ्लूइड है हमारा जो फिल्टर है, तो उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये क्या है हमारा, साइट 2। अब साइट 2 पे क्या होता है, साइट 2 कौन सा कंप्राइज करता है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके अंदर आता है, साइट 2 के अंदर आता है। सो इसका फंक्शन क्या क्या रहता है, इट इज नॉट परमिएबल। नॉर्मल सी बात है, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक करना है तो वाटर का मूवमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट परमिएबल टू वाटर, इट इज हाईली परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयन। इट इज हाईली परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, और यहां पे सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयन, ये जो रहता है इसका क्या रहता है, को ट्रांसपोर्टर रहता है, जो कि ये मूवमेंट कराता है। ठीक है, क्या रहता है यहां पे, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और इसके बाद क्या रहता है, कैल्शियम एंड मैग्नीज का भी क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, साइट 2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, साइट 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइट 2। अब क्या हो गया, फ्लूइड जो हो गया वो फिल्टरेट जो हो गया वो आइसोटोनिक। अब ये लूप है, ठीक है पूरा, तो यहां पे कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे हम लोग, लूप डायूरेटिक्स। कौन सी, लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, कौन सी यूज करेंगे, लूप डायूरेटिक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट साइट 3। अब धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे कैसा बन जाएगा, हाइपोटोनिक वापस से। ठीक है, हाइपो कैसा बन जाएगा वापस से फ्लूइड, हाइपोटोनिक। फिर और ऊपर जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक बनता गया। सो अब बात करते हैं नेक्स्टली साइट 3 की। ठीक है, साइट 3 की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि साइट 3 है कौन सा हमारा, तो ये है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है, डीसीटी वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, साइट। अब यहां पे क्या आ जाता है कि ये क्या हो गया, डीसीटी। सो यहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड क्लोराइड का, सोडियम एंड क्लोराइड आयन विथ द हेल्प ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्टर, सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्टर, सिम्पोर्टर। ठीक है, सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्टर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड chloride with the help of sodium and chloride symporter. There is no transport or there is no permeability for water. ठीक है, एंड यहाँ पे कौन सा फंक्शन, कौन फंक्शन करती है ड्रग हमारी, जो थायाजाइड्स रहते हैं वो यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, थायाजाइड्स डीसीटी में एक्ट करते हैं। ठीक है, थायाजाइड्स कहाँ करते हैं, डीसीटी में एक्ट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइट 4 और लास्ट वन। ठीक है, साइट 4। ठीक है, साइट 4 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है तो इसको थोड़ा मैनेज करने के लिए हम लोग यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब साइट 4 के अंदर बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, सो साइट 4 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
सो साइट 4 में हमारा क्या आ जाएगा, ये जो साइट 4 है, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है हमारा लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल प्लस कलेक्टिंग डक्ट। क्या क्या आ जाता है, लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल प्लस कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या होता है कि जो सोडियम आयन रहता है, ये हम लोग साइट 4 के बारे में बात कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये साइट 4 के बारे में बात हो रही है कि जो सोडियम आयन रहता है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एक्टिवली एब्सॉर्ब्ड। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स, यहाँ पे जो क्लोराइड और हाइड्रोजन रहता है, क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है, आर या वाटर कहा जाए तो ये पैसिवली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। क्लोराइड एंड वाटर आर पैसिवली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। क्लोराइड एंड वाटर जो रहते हैं यहाँ पे क्या होता है, इनका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब एक्सचेंज जो रहता है, एक्सचेंज जो होता है आयन का बेसिकली कौन कौन से, सोडियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सोडियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो किसके प्रेजेंस में होता है, एक्सचेंज जो होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन। किसमें, एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम के ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करता है और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट का रिटेंशन करता है, ठीक है, रिटेंशन करता है, पोटेशियम का रिटेंशन करता है, ठीक है, क्या करता है, रिटेंशन। मतलब सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करेगा, लेकिन जो पोटेशियम है उसको क्या करेगा, रिटेंशन, उसका रिटेंशन करके रखेगा। या तो कहा जाए कि जो सोडियम है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होगा अच्छे से, जो सोडियम है वो हमारा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा अच्छे से, और जो पोटेशियम है, ठीक है, जो पोटेशियम है उसका क्या होगा, डिप्लीशन होगा, डिप्लीशन। अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि एडीएच जो हार्मोन रहता है वो कंट्रोल करता है किसके, वाटर को, ठीक है, वो कंट्रोल करता है किसके, वाटर के ट्रांसपोर्ट को पूरा। एडीएच के एब्सेंस में क्या होता है, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। क्या होता है, इंक्रीज्ड यूरिन, ठीक है। एडीएच के एब्सेंस में क्या होता है, यूरिन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब क्या करते हैं, फाइनली साइट 4 पे जो एक्ट करते हैं वो हो गया हमारा एक तो एल्डोस्टेरॉन, एंटागनिस्ट, ठीक है। कौन कौन एक्ट करता है, एक तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट हो, और दूसरा डायरेक्ट इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम चैनल, डायरेक्ट इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम चैनल्स। ये दो टाइप के ड्रग्स, जैसे कि स्पाइरेनोलैक्टोन हो गई, ठीक है, स्पाइरेनोलैक्टोन हो गई, और ये क्या हो गया, सोडियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन हो गई, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन हो गया। वापस से एक बार रिकॉल करते हैं, साइट 1 में क्या आ रहा है, पीसीटी और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आ रहा है, ठीक है। यहां से क्या हुआ, आइसोटोनिक से कैसा हो रहा है, हाइपोटोनिक हो रहा है, ठीक है। सो क्या हो रहा है, सोडियम और क्लोराइड का क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। सोडियम एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता है, उसके साथ साथ पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, उसके साथ में पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है क्लोराइड का। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स, पोटेशियम का भी एब्जॉर्प्शन होता है, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज भी रीएब्जॉर्ब होते हैं, मतलब मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो भी रीएब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्या हो रहा है यहाँ पे, सोडियम और अमाइनो एसिड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। वाटर इज हाईली परमिएबल, मतलब लेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या है, वाटर हाईली परमिएबल, इसीलिए आइसोटोनिक से क्या हुआ, हाइपोटोनिक पहुंच गया। और यहाँ पे क्या है, ड्रग कौन सी यूज हो रही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वो सोडियम एंड हाइड्रोजन एंटीपोर्ट को मूव करने में हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज करेंगे अपन, ठीक है। फिर हाइपोटोनिक से फिर क्या हुआ, आइसोटोनिक गया, फिर हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। सो हाइपोटोनिक से अगर आइसोटोनिक पहुंचाना है तो हमको आयंस बाहर निकालने पड़ेंगे। सो साइट 2 को क्या कहते हैं, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाला जो ये है हमारा, ये क्या है, हमारा बेसिक साइट 2। सो यहाँ पे क्या होता है, वाटर इम्परमिएबल है, लेकिन सोडियम और क्लोराइड का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। सो सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयंस
का को ट्रांसपोर्टर जो यूज हो रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप डायूरेटिक्स। और यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये ध्यान रखना है साइड 2 पे। Now talking about side 3 or that is DCT, so it is blocked by thiazide. Why? Because there is a reabsorption of sodium and chloride. Sodium and chloride syn-porter को block करता है. Now talking about side 4 or late DCT or that is collecting duct. So aldosterone antagonist and direct inhibitors of sodium ion. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम एक्टिवली रीएब्सॉर्ब हो रहा है, क्लोराइड और हाइड्रोजन पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम हाइड्रोजन और क्लोराइड का एक्सचेंज हो रहा है। बात करें किसके प्रेजेंस में, एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, पोटेशियम के डिप्लीशन कराता है, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो एडीएच जो रहता है हमारा, वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। Moving on further, we will discuss the classification. Okay, so in classification, we have high ceiling drugs, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, हाई एफिकेसी। सबसे पहले क्या आ जाता है, हाई एफिकेसी। फिर क्या आ जाता है, मीडियम एफिकेसी। मीडियम एफिकेसी एंड इसके बाद वीक एडजुवेंट डायूरेटिक्स। वीक एफिकेसी और वीक एडजुवेंट डायूरेटिक्स। क्या आ जाता है, वीक एडजुवेंट डायूरेटिक्स। सो हाई एफिकेसी की जब बात करते हैं तो इसमें 2 ड्रग्स आ जाती हैं, दैट इज सल्फामोइल डेराइवेटिव्स। सल्फामोइल डेराइवेटिव्स जिसके अंदर कौन सी आ जाती है हमारी, फ्यूरासेमाइड, ब्यूटेनामाइड, टोरासेमाइड, ठीक है। फ्यूरासेमाइड, ब्यूटेनामाइड एंड टोरासेमाइड। और क्या बोल रहा है, हाई एफिकेसी। सो इनका जो मोस्ट कॉमन फंक्शन है वो कहाँ है, साइट 2 पे। ये कहाँ एक्ट करती हैं, साइट 2 पे एक्ट करती हैं, मतलब कहाँ, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड एंटीपोर्ट पे, सॉरी को ट्रांसपोर्टर पे। सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर पे एक्ट करते हैं, ठीक है, हाई एफिकेसी वाले, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर वो क्या आता है, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी एसिडिक फिनॉक्सी एसिडिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर कौन सी आ जाती है, एथासाइनिक एसिड, ठीक है, एथासाइनिक एसिड। तो सल्फोमोइल डेरिवेटिव्स में कौन कौन से आ गए हमारे, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूटेनामाइड एंड टोरासेमाइड एंड फिनॉक्सी एसिटिक एसिड के अंदर कौन सा आ गया, एथासाइनिक एसिड। सो दिस इज एक्टिंग ऑन द साइट 2, दैट इज थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मीडियम एफिकेसी, तो इसमें कौन से आते हैं हमारे, बेंजथायाजाइड्स,
और थायाजाइड लाइक अदर्स और डेराइवेटिव्स अगर कहा जाए तो थायाजाइड लाइक अदर्स एंड डेराइवेटिव्स। ये कहां पे एक्ट करते हैं? ये साइट 3 पे एक्ट करते हैं। ये कहां पे एक्ट करते हैं? साइट 3 पे एक्ट करते हैं। तो ये किस पे एक्ट करेंगे? सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्ट वाले पे। सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्टर पे ये एक्ट कर रहे हैं बेसिकली। हाइड्रो क्लोर थायाजाइड। बेंज थायाजाइड। फिर हाइड्रो फ्लूमेथायाजाइड एंड लास्टली क्लोपामाइड। Now talking about the thiazide and others, in this we have zepamide, chlorthalidone, indapamine, एंड मेटाजोलिन। इसको याद करने का निमोनिक क्या है? मिक सी। ठीक है, मिक सी। सो दिस इज अबाउट द medium efficacy ones. Now talking about lastly the weak adjuvant drugs. In this we have 3, that is osmotic agents or osmotic diuretics, that is mannitol, glycerol, inositol, mannitol, glycerol and isosorbide. Mannitol, glycerol and isosorbide. So इसका निमोनिक क्या हो गया? MEG, MIG। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्टली ऑन द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आ जाते हैं एंड फाइनली कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। In this we have acetazolamide. And in this we have 2, that is firstly acting on the renal epithelium, तो at renal epithelium, so A and T, ठीक है, amiloride and triamterene. Okay, and now lastly we have aldosterone antagonist. In aldosterone antagonist we have
स्पाइरोनोलैक्टोन और ई स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लेरेनॉन। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारे वीक और एडजुवेंट डायूरेटिक्स। ठीक है, तो अब धीरे धीरे एक एक क्लासिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे या जिस ग्रुप के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है हमारा कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर वाला, एसिटाजोलामाइड दैट इज। इसके अंदर कौन सा आ जाता है, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये कहाँ पे एक्ट करेगा, साइट 1 पे एक्ट करेगा, साइट 1 पे एक्ट करेगा। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को पहले। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो इसमें ये क्या हो गया हमारा, पीसीटी की सेल हो गई। ठीक है, ये ल्यूमिनल साइड है, ल्यूमेन वाला साइड है, ल्यूमिनल साइड। ठीक है, ल्यूमेन वाला साइड है एंड दिस इज इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियम साइड। ठीक है, सो क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कंबाइन करता है तो ये अंदर आता है और फिर क्या बनता है यहाँ पे, सबसे पहले CO2 एंड H2O combines in presence of carbonic anhydrase to form H2CO3। क्या बनाता है, H2CO3। क्या बनाता है, H2CO3 किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर इसका जो कन्वर्जन होता है, फर्दर जो ब्रेकडाउन होता है, क्या हुआ, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने कंबाइन किया। ठीक है, कंबाइन करने के बाद ये अंदर आए, मतलब कंबाइन नहीं किया, पहले अंदर आए। ठीक है, CO2 एंड H2O PCT में आए एंड इसके बाद फिर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हुए H2CO3 में। फिर ये कन्वर्ट होते हैं किस में, H प्लस एंड HCO3 माइनस में। ठीक है, HCO3 माइनस में, H प्लस और HCO3 माइनस, जो कि सीधा इंटरस्टिशियल साइड में बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं H प्लस की। तो H प्लस का जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है ल्यूमेन में जो सोडियम आयन प्रेजेंट है उससे एंटीपोर्ट होता है। ये कैसा होता है, एंटीपोर्ट मतलब सिंगल ट्रांसपोर्ट होता है, एक बार सोडियम अंदर आएगा तो एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा। सो ये एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया। और नेक्स्ट जो रहता है यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट रहता है, जिसमें सोडियम बाहर इंटरस्टिशियम में आ जाएगा एंड पोटेशियम अंदर की तरफ चला जाएगा, पोटेशियम अंदर की तरफ चला जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटीग्रिटी। ठीक है, अब क्या हुआ कि सोडियम अंदर गया तो हाइड्रोजन बाहर आया, तो ये जब H प्लस बाहर आता है तो जो ल्यूमेन में HCO3 माइनस आयंस है वो कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, H2CO3। क्या बनाते हैं, H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, और फिर ये वापस से क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। ठीक है, किसमें डिग्रेड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। पूरी प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई है, CO2 प्लस H2O PCT की सेल के अंदर है। ठीक है, इसके बाद ये कन्वर्ट हुए किसमें, H2CO3 में विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर H प्लस आयन सोडियम के साथ एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट करता है, सोडियम अंदर की तरफ आता है और हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ जाएगा, जो कि ल्यूमेन में जो HCO3 माइनस आयंस प्रेजेंट है उनके साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर देते हैं, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जब हमने एडमिनिस्टर किया, दैट इज एसिटाजोलामाइड, जब हमने एडमिनिस्टर किया तो इसमें क्या हुआ कि
इसने इनहिबिट कर दिया किसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को। तो इसकी वजह से क्या होगा कि H+ आयन बाहर नहीं जाएंगे और सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा। तो जब H+ आयन बाहर की तरफ नहीं जाएंगे और सोडियम अंदर की तरफ नहीं आएगा तो सोडियम एक्सक्रीट हो जाएगा और HCO3- आयन भी एक्सक्रीट होगा, जिसकी वजह से जो क्या होगा, जो यूरिन होगी वो हमारी अल्कलाइन हो जाएगी। यूरिन जो होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी। और उसमें एक्सक्रीशन किन किन चीजों का होगा, सोडियम, HCO3- आयंस, ठीक है, सोडियम एंड HCO3- आयन। और यहां पे क्या हुआ, हमारी जो यूरिन है वो कैसी हो गई, अल्कलाइन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस की। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यूजेस की। So it is used in GAME, ठीक है, गेम, दैट इज ग्लाकोमा, ओरल और IV एसिटाजोलामाइड, ए फॉर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में यूज होता है, ठीक है, और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड, सॉरी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड। ये हम लोग ग्लाकोमा में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिंजोलामाइड इज यूज्ड इन SCG, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन में। नेक्स्टली मोशन सिकनेस में यूज होता है। ड्रग ऑफ चॉइस है हमारा क्या, एसिटाजोलामाइड, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। और किसमें यूज होता है, प्रोफाइलैक्सिस में यूज होता है। किसमें यूज होता है, प्रोफाइलैक्सिस में एक तो यूज होगा, और दूसरी बात सॉरी दिस इज नॉट एल्कलाइन एसिडिफिकेशन, दिस इज, पहले ही हमने बात किया था, एल्केलाइनाइजेशन, क्योंकि एल्कलाइन कर रहा है ना यूरिन को। और इसके बाद एसिटाजोलामाइड एक तो प्रोफाइलैक्सिस में और सिम्टोमेटिक रिलीफ में हेल्प करता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एपिलेप्सी, ये एपिलेप्सी में भी यूज करते हैं हम लोग इसको। लेकिन एपिलेप्सी में ये एज एन एडजुवेंट यूज होता है, एज एन एडजुवेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिटाजोलामाइड। एडवर्स इफेक्ट्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है ये, हाइपोकैलेमिया कराता है, ठीक है। इसके बाद पैरास्थेजिया कराएगा एंड रीनल स्टोन्स। Now talking about the contraindication, so it is contraindicated in COPD
and nextly it is contraindicated in hepatic coma or renal diseases. Why? Because it increases the accumulation of NH3. वाई? क्योंकि NH3 का एक्यूमुलेशन होने लगेगा. क्योंकि हाइड्रोजन बाहर गया नहीं, तो NH3 क्या होगा? रिलीज नहीं हो पाएगा. सो देयर विल बी इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ NH3 एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ हेपेटिक डिसऑर्डर्स. So we have started our diuretic topic, and we have discussed about the functions of kidney, and we have seen the sites affecting the, we have discussed the classification and the sites at which different drugs attack. Okay, so अभी हमने acetazolamide discuss कर लिया. So we are over with carbonic anhydrase inhibitor, and now we are moving towards we are going to move towards the osmotic diuretics in our next lecture. Thank you.